नमन सब्ज बेलों से ढका मोर्चा खामोश खड़ा रह गया। उसके अंदर जाओ तो नुसरत हनूस नमाज वाले तख्त पे थी और वो उनके साथ बैठा था। चेहरे पे थकान थी मगर आंखों में मुस्कुराहट थी। नुसरत अभी तक रो रही थी, बार बार उनके चेहरे और सर पे हाथ फेरती। बगैरत ना हो तो ये बालों को क्या कर लिया है ना, इतने दिन से किधर थे, माँ का ख्याल भी नहीं आया। कहते कहते उनके सर पे चमाट लगाई। उसने गहरी सांस ली। बस मारना नहीं भूलते आप नुसरत बहन। शॉपिंग करते वक्त मेरे लिए मायूनील लेना भूल जाती हैं, लेकिन अगर पता था कि मैंने आना है तो मैं नाश्ते में क्या खाऊंगा, इतना तो सोचा होता। ले आई हूँ मायोनीज। कैसे भूल सकती थी वो, उसकी बात की गहराई में गए बगैर आंसू पहुँचते बता रही थी। फिर कार की आवाज़ आई तो खिड़की की तरफ देखा। सदी ने उन्हें उठने से रोका। मैं देख चुका हूँ, फारिस मामू और जुमर हैं, बाहर गए हैं, उनको अभी ना बुलाइएगा, जाने दे। अच्छा मगर वो पैर नीचे उतारती चप्पल तलाश करने लगी। बाकी सबको तो बुलाऊं, हुनैन, उसामा। वो उठ खड़ी हुई तो वो उनके साथ बाहर निकला। उसामा यूसुफ इस वक्त कट्टो बेगम के कमरे में उसके साथ बैठा था और जमाइया रुकता उसको सुन रहा था, जो नहायत जोशो खरोश से बोले जा रही थी। तुम सोच भी नहीं सकते सैम, वो जो घर मैंने गूगल पे देखे वो कोई आलीशान महलनुमा घर नहीं थे। वो छोटे छोटे घर थे। उनके बाथरूम्स तो हमारे से भी छोटे थे, मगर किस तरह उनको सजाया गया था। अल अमान। मैं समझती थी खूबसूरत घर बड़े घर होते हैं, मगर मुझे अब मालूम हुआ है कि छोटे घर ज़्यादा खूबसूरत बनाए जा सकते हैं अगर इंसान को सलीका आता हो। खाना सुबह इस सलीके पे बात कर लेंगे, अभी मुझे नींद आ रही है। हुनैन ने उसके सर पे चमेट रसीद की। 2 मिनट सुकून से बैठकर मेरी बात नहीं सुन सकते? अभी शादी भाई होता ना तो बाहर से कोई शोर सा बुलंद हुआ था। दोनों चौंक गए। अब्बा की आवाज़, अब्बा के रोने की आवाज़। हुनैन और उसामा ने बेयकीनी से एक दूसरे को देखा और फिर नंगे पैर बिस्तर से उतरकर बाहर भागे। लाउंज में सब मौजूद थे। नुसरत ने सदाकत और हसीना को भी बुलवाया था। वस्त में सोफे पे अब्बा की व्हील चेयर रखी थी और वो रोते हुए किसी से गले मिल रहे थे। बोल कुछ नहीं पा रहे थे, बस आंखें बंद किए रोते जा रहे थे। उनसे मिलने वाला लड़का स्याह जैकेट में मलबूस था, मुस्कुराकर उनके गले लगकर कुछ कह रहा था। बाल छोटे छोटे कटे थे, शेव बड़ी हुई थी और मुंह का जख्म वैसा ही था। हुनैन वहीं जम गई, गोया पत्थर का वो हो। आंखें शौक के आलम में खुली रह गईं। सैम चीख मारता तेज़ी से भागा और पीछे से जाकर सादी से लिपट गया, जो खुद अब्बा से गले मिलने की हालत में झुका हुआ था। सैम के इस अंदाज पे वो हंसते हुए अलग हुआ और सैम को वैज़ू फैलाकर अपने साथ लिपटा लिया। सदाकत खुशी खुशी पानी ले आया कि अब्बा को पिलाए। हसीना, जिसको नुसरत ने खाना गर्म करने का कहा था, दुपट्टा दांतों में दबाए दिलचस्पी से मंजरनामा देखने लगी। इन लोगों का भी रोज़ कोई नया ड्रामा होता है। साकित मुतहैयर शल सी हुनैन के लब बेख्तियार मुस्कुराहट में ढले, आंखों में चमक सी उभरी और नमी भी। वो नंगे पांव लाउंज के ठंडे मरमरी फर्श पे चलने लगी। वो अब हंसते हुए सैम के बालों पे हाथ फेरता अब्बा को कुछ कह रहा था, शायद ये कि सैम बड़ा हो गया है। हुनैन कदम उठाती रही। गोया बर्फ का सहरा था जिसमें वो कदम कदम चलती जा रही थी, फासला अबूर करती जा रही थी। वो मुसाफत कितनी तवील थी, वो मुसाफिर कितनी सर्द, कितनी कठिन थी। उसके पैर ठंडे होकर जमने लगे थे, मगर वो बिना पलक झपके उसको देखती आगे बढ़ती गई। सोफे के किनारे वो रुकी। भाई, किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। सैम और अब्बा आप खुशी से आंसू पोंछते बात कर रहे थे। नुसरत किचन में सदाकत को लिए चली गई थी। सिर्फ सदी ने गर्दन उठाई, फिर चेहरा मोड़कर उसे देखा, जो उसकी पुश्त पे खड़ी थी। उसका पता हाथ सोफे पे जमा था और मुस्कुराती मुतहैयर नजरें सादी पे। कैसी हो हुनैन? ठीक हूँ अब्बा। सैम कितना बड़ा हो गया है, क्या ये अब आपकी दुआ का ख्याल रखता है? वो दो लफ्ज़ उससे बोलकर मुड़कर अपने साथ लगे। सैम की बाबत अब्बा से मुस्कुराकर दरियाफ्त करने लगा। जवाब में सैम जोर से अपनी करकर्दगी बताने लगा और अब्बा हंसते हुए उसकी तायीद करने लगे। ये मेरा तुम्हारी तरह ख्याल रखता है। ऐसे में सिर्फ हसीना ने महसूस किया कि पीछे खड़े हुनैन की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई है और वो इसी तरह उलझी मुतहैयर से खड़ी रह गई है। सोफे की पुश्त पे रखा हाथ भी गिर गया है।
और वो यकटिक साथी के सर की पुश्त को देख रही थी, जिसने दूसरी नज़र उसको देखा तक नहीं था। क्या इसलिए पार किया था बर्फ का सहरा, अगर आखिर में सफ़ेद मुजस्मा ही बन जाना था। रात की सर्द पुरसकून खामोशी में फूडली एवर आफ्टर की इमारत भी वीरान पड़ी थी। बत्तियां बुझी हुई थी, पार्किंग खाली थी। वो दोनों किचन के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुए थे। सुमर ने बत्ती जलाई तो किचन रोशन हो गया था और वो स्याह लिबास पे स्याह जैकेट पहने हुए थी। अब जैकेट की जेबों में हाथ डाले, गर्दन घुमाकर तायराना नज़रों से इर्द गिर्द का जायजा ले रही थी। सो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं? मुस्कुराहट दबाकर पूछा तो वो जो कुछ कहने लगा था फ़ोन की वाइब्रेशन पे ठहरा। अस्बात ने सर हिलाया और फ़ोन निकाल कर देखा। अबदार की 25 मिस्ड कॉल्स, लेकिन अभी फ़ोन हुनैन के नाम से जल पूछ रहा था। उसने उसे कान से लगाया। हाँ हना, बोलो। सुमर आस्तीन पीछे को मोड़ती फ्रिज की तरफ बढ़ गई थी और उसे खोले झुककर मुख्तलिफ अशिया उलट पुलट करने लगी। आपने बताया ही नहीं कि भाई के आने का। वो कुछ नाखुश उलझी उलझी सी लग रही थी। फारिस बुरी तरह चौंका। तुम्हें कैसे पता? क्या सादी ने कुछ कहा है? सुमर उसके नाम पे मुड़कर उसे देखने लगी। कुछ ने कहा, यही तो काम है। हुनैन, क्या कह रही हो? वो ठटका। भाई घर आ गया है। इस वक्त वो लाउंज में अम्मी के साथ। फारिस ने पूरी बात सुने बगैर बिजली की सी तेज़ी से हाथ नीचे गिरा दिया और एकदम चेहरा उठाकर दरवाजे को देखने लगा। अगर वो वहाँ है तो यहाँ कौन है? वो बड़बड़ाया। जुमर मुड़कर सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। उसने उसे खामोश रहने का इशारा किया, साथ ही वो मुसलसल चौंकन्नी नज़रों से इधर उधर देख रहा था। वो एकदम बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा था। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। फारिस, क्या हुआ है? गार्ड ने मुझे कहा साथी इधर है, मगर तुम यहीं रुको। वो बेरहमी से कहता बाहर निकला तो वो फिक्रमंदी से पीछे आई। वो रेस्टोरेंट के अंदर अंधेरा और सुनसान पड़े लाउंज में दबे कदमों आगे बढ़ रहा था। उसका ब्रेटा पिस्टल उसके हाथ में था और थाक कर इधर उधर देखता वो किसी की तलाश में था। अंधेरे में फारिस का हवाला दिखाई देता था, जिसे वो फिक्रमंदी से देखे गई। फारिस ऊपर हाल का दरवाज़ा धीरे से धकेलता अंदर जा रहा था। सुमर खड़ी रही क्योंकि उसने कहा था वो यहीं रुके, और फिर उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसकी गर्दन की पुष्ट को किसी ठंडी चीज़ ने छुआ था, पिस्तौल की नाल जैसी ठंडी। वो मुंजमद हो गई, मुड़ी भी नहीं, बिना हिले वहीं खड़ी रही। हिलना मत वरना गोली चला दूंगा। पिछली दफ़ा कमर में मारी थी, इस दफ़ा खोपड़ी के पार जाएगी। वो इस आवाज़ को पहचानती थी, सिर्फ 5 बरस कबल इस फ़ोन कॉल पे नहीं पहचान सकी थी। अब आहिस्ता से मुड़ो। दूसरा हुक्म जारी हुआ। वो जैकेट की जेबों में हाथ डाले, गोया पत्थर के बुत की तरह घूमी धीरे से। अब उसके मुखातिब का वजूद सामने था। कोट और ऊनी टोपी में मलबूस बड़ी शेव वाला कर्नल खाबर उसके ऊपर पिस्तौल ताने उसे घूर रहा था। जुमर ने जवाबन उसको भी उन्हीं नज़रों से देखा, पुरसकून मगर चुभती हुई नज़रें। अब इस कुर्सी पे बैठ जाओ। उसके हाथ में हथकड़ी थी जो उसने मेज़ पे डाल दी और एक कुर्सी खींचकर किचन के वस्त में रखी। उसे दोबारा इशारा किया तो वो उसे देखने लगी। तुमने उसके पहरेदार को ख़रीद लिया और उसके नंबर से फारिस को मैसेज किया ताकि वो इधर आए। तुमने उसे शादी का झांसा दिया है ना? बैठ जाओ डीए, उसने गुर्रा कर कहा। वो कुर्सी पे आ बैठी, घुटने मिलाए, हाथ बदस्तूर जेबों में थे। अब इस हथकड़ी को दोनों हाथ पीछे करके पहनो, उसने अगला हुक्म दिया। साथ ही बार बार दरवाजे को देखता गया। वो नहीं हिली, बस गर्दन उठाकर उसे देखने लगी। मुझे तरस आता है तुम पर। पहनो जुमर साहिबा, वो गरक कर बोला। जुमर ने जवाबन जेबों से बंद मुठ्ठियाँ निकाल कर उनको कुर्सी के पीछे ले जाकर मिलाया, मगर हथकड़ी को नहीं छुआ। मैं अपने हाथों से खुद को हथकड़ी नहीं लगाऊंगी, मैं दूसरों को हथकड़ी लगवाया करती हूँ। लगता है जुमर साहिबा आपने 5 साल पहले वाले वाक़े से कोई सबक नहीं सीखा। वो हथकड़ी उठाकर उसके पीछे गया और झुककर उसके हाथ थामने चाहे। सिर्फ एक लम्हे के लिए वो झुका था, सिर्फ एक लम्हे के लिए, मगर वो उठ नहीं सका क्योंकि पीछे से उसके सर पे पिस्तौल का दस्ता ज़ोर से आ लगा था। नाजुक हिस्से पे लगने वाली चोट के बावजूद वो गिरा नहीं, बल्कि उसी फुर्ती से पलटा और पूरी कुव्वत से पीछे खड़े फारिस के मुंह पे मुक्का दे मारा। फारिस का तवाज़ुन बिगड़ा तो वो पीछे को लड़खा, लेकिन फिर दोबारा खाबर को गिरबान से पकड़कर मेज़ पे कमर करके गिरा लिया। जुमर अब तक
उठकर उसके सामने दीवार से लग खड़ी हुई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरी बीवी के करीब आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो सुर्ख बबू का चेहरा लिए उसके सामने सीने पे दबाव डाले उसके मुंह पे जोर जोर से मुक्के मार रहा था। खबर को धुंधला सा अपने ऊपर झुका फारिस नजर आ रहा था और फिर उसके कंधे के पीछे आ रुकती जुमर। बस करो फारिस, वो मर जाएगा। फिर अंधेरा था, गुनाहों जैसा स्या अंधेरा। मंजर हनूस धुंधला था जब उसकी आंख खुली। कमरे में अंधेरा था। उसने पलकें झपकाई, हल्की सी रोशनी नजर आई। छत पे लगा एक सफ़ेद बल्ब जल रहा था। उसने गर्दन सीधी की। यूँ महसूस होता था गोया चेहरे और गर्दन तक नमी सी चिपकी हो, शायद उसका खून था। उसने फिर से आंखें झपकी, कंधे सीधे किए। तब महसूस हुआ कि दोनों हाथ दाएं बाएं दीवार से बंधे हैं, शायद गैस पाइप के साथ। उसने कलाइयाँ खींची मगर वो हथकड़ियों में कसी हुई थी, गोया वो किसी स्लेब में खड़ा था। स्लेब के निशान किसी सूरत बंधा हुआ था। बारी पलकें उठाकर उसने देखा, किचन के दूसरे कोने में वो दोनों खड़े नजर आ रहे थे, मर्द और औरत। मर्द की उस तरफ पूछ थी और वो दोनों हल्की बिनबिनाहट के साथ आपस में बात कर रहे थे। उसके मख्तल होते हवास जागने लगे। गर्दन को दाएं बाएं घुमाकर एक्सरसाइज के अंदाज में गोया ताज़ा दम किया। फिर आवाज़ लगाई, मुझे मारने के लिए इधर बांधा है क्या? फारिस घूमा और पिस्तौल उठाए, लंबे लंबे डग भरता उस लगाया। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख पड़ रहा था, आंखों में खून उतरा हुआ था। एक लफ्ज़ ना निकालना मुँह से, वरना मैं वाकई तुम्हें गोली मार दूंगा। अच्छा? जख्मी चेहरे और सूजी आंख वाला खावर हंसा। हंसते हंसते सर झटका। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और आप ये समझते हो कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? हमने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं की। जुमर नागवारी से कहती 2 कदम आगे आई। तुमने हमें नुकसान पहुंचाया है कर्नल खावर। खावर की नज़रें जुमर से होती फारिस तक गईं। बीवी को नहीं बताया कि तुमने और सादी ने मेरे साथ क्या किया? अवतार के ज़रिए तुमने उसे पैगाम भिजवाया, हामान को सूली चढ़ा दो। वो कागज़ मुझे उस लड़के के सामान से जल्द मिल गया था। फिर सादी ने जुमर साहिबा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने औरंगज़ेब साहब को कत्ल किया है, और फिर जब वो मुझे चकमा देकर भाग निकला तो ये उसके पीछे आया था, एक पार्क में अवतार साहिबा के साथ। सीसीटीवी फुटेज में देखा था मैंने तुम्हें फारिस गाजी, और तुम्हारी सारी गेम समझ गया था मैं। बीवी को यरगमाल बनाने का तो तुमसे इतराफ़ भी करा लेता। पिस्तौल वाला हाथ जोर से उसके मुंह पे पड़ा था। खावर का चेहरा घूम गया, कनपट्टी से खून भल भल गिरने लगा, लेकिन उसने फौरन से मुस्कुराता चेहरा वापस मोड़ लिया। जुमर चौंक कर फारिस को देखने लगी। ये इंकशाफ उसके लिए नए थे। मेरा आदमी कहाँ है? तुम किस इरादे से यहाँ आए थे? उस पर पिस्तौल ताने वो घुरा कर पूछ रहा था। उसे कहीं झाड़ियों में मार गिराया था, वहीं पड़ा होगा। मगर जाहिर है पहले उससे मैसेज करवाया था। मैं चाहता था तुम पूरे ख़ानदान के साथ आओ और हम तुम्हारे किसी बूढ़े या बच्चे को दरमियान में रख कर बात करें। तुम केस तक वापस ले लेते अगर मैं आज ये कर लेता। फारिस ने जवाब नहीं दिया। वो बाजू लंबा करके पिस्तौल उस पे ताने उसे सुर्ख आंखों से घूरता रहा। जुमर जो पहले अचंभे से फारिस को देख रही थी, अब उसके चेहरे पे तशवीश फैलने लगी। फारिस, उसने धीरे से पुकार, मगर वो इसी तरह खबर पे नज़रें गाड़े हुए था। तुम्हारे साथ और कौन कौन है? क्यों आए थे तुम यहाँ इस वक्त? तुम्हें कंप्रोमाइज़ पोजीशन में लाना चाहता था, लेकिन बोनस के तौर पे मुझे क्या मिला? उसने लाल अंगारा आंखों का रुख जुमर की तरफ फेरा। मिसेस उमर के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो ऊपर फाइल्स में लगे पड़े हैं, हाशिम के लैपटॉप की फाइल्स। अब मुझे सिर्फ जाकर हाशिम को ये बताना है और वो इन डॉक्यूमेंट्स का तोड़ करेगा। ये तब होगा जब तुम जिंदा यहाँ से जाओगे। फारिस की उस पे गड़ी आंखों में मज़ीद सुर्खी उतरने लगी। वो बिना पलक झपके बाजू लंबा करके पिस्तौल उस पे ताने बिल्कुल बदला हुआ इंसान लग रहा था। उसका तनफ़ुस तेज़ था, कान सुर्ख थे और अंदर से गोया कोई आग निकल रही थी। फारिस, उसके करीब खड़ी जुमर ने बेचैनी से पुकारा। जाहिर है कोई जिंदा यहाँ से जाएगा, उसको जाने दो। नहीं, उस पर नज़र जमाए फारिस गाजी ने दाएं बाएं गर्दन हिलाई। जुमर की रंगत फाक हुई, अलबत्ता खावर के चेहरे पे मुस्कुराहट फैली। तुम मुझे मारना चाहते हो? तुम्हें लगता है मैं जिंदा हूँ? मैं तो गाजी उसी दिन मर गया था जब बाजार में मेरे 2 बेटों को गोलियाँ मारी गई थी। ये इतने बरस में जिंदा तो नहीं था मैं। खावर, प्लीज़ चुप हो जाओ। जुमर ने बात काटी, मगर उसे कोई नहीं सुन रहा था।
मारना चाहती हो मुझे? चलो आओ, मारो मुझे। दीवार से बंधे खावर ने सर के इशारे से गोया उसे चैलेंज किया। फारिस पिस्तौल उस पे ताने 2 कदम आगे बढ़ा। जुमर एहतियात से उसके तरफ करीब आई। फारिस, उसको जाने दो, तुम्हें मुझे मार ही देना चाहिए, क्योंकि हाशिम के बगैर मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, अब ज़िंदगी भी ले लो। आओ गाजी, मार दो मुझे, चलाओ गोली। फारिस, उसकी बात मत सुनो, उसको जाने दो, जुमर ने बेचैनी से पुकारा। तुम्हारे भाई को मैंने अपने इन्हीं हाथों से मारा था, ऐसे ही बांधता था। वो अपनी कसी हुई मुट्ठियाँ भींच कर बता रहा था। मेरे भाई का नाम मत लो, वो आंखों में गुस्सा लिए कुर्राया था। क्यों न लूँ? खावर तलखी से उसे देखते हुए बोला। तुम उसके कत्ल का बदला लेना चाहते हो मुझसे? तुम मुझे और हाशिम को कत्ल करना चाहते थे ना? लो, अब कर लो। फारिस को वो अपने सामने दीवार से बंधा नजर आ रहा था। इस मंजर में सुर्खी भी थी, धुंधलाहट भी थी, और इस मंजर में चंद दूसरे मनाजिर भी उभर रहे थे। पंखे से लाश झूल रही थी, जिसे वो तोड़कर पैरों से पकड़ रहा था। वो छोटी छोटी बच्चियाँ एक कफन में लिपटे शख्स के सराहने रो रही थीं, नन्ही हथेलियों से आंखें रगड़ रही थीं। गोली चला दो गाजी, बदला लो अपने भाई का, जरताशा का, जुमर का, सादी का। लो मुझसे बदला, जैसे मैंने लिया था जब इस ब्रिगेडियर और उसके पूरे ख़ानदान को मार डाला था। तब मैं वो बना था जो आज मैं हूँ, और आज तुम मेरे जैसे बनोगे। फारिस का मंजर वैसा ही था, सुर्ख धुंधला सा। वो अस्पताल के बेड पे सफ़ेद चेहरा लिए, बंद आँखों और सिया बालों वाली लड़की, वो उसका हाथ थामे चेहरा शिकस्तगी के आलम में झुकाए हुए था। इस लड़की का हाथ बहुत ठंडा और बेजान था। चलाओ गोली, मार दो मुझे।